हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम विजन आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2026 का देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट कोड जो है 6310, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था प्रीलिम टेस्ट 1 हिंदी माध्यम 2026 ये हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ पे इसकी सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी क्या क्या कवर किया गया है ये उसकी सिलेबस है। यहाँ पे उसके सोर्सेस जो कवर किया गया है, जैसे एनसीईआरटी देखेंगे तो यहाँ पे क्लास 9th की, क्लास 10th की, 11th की। इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत और विजन आईएएस वैल्यू एडिशन मटेरियल, और उसके बाद करंट अफेयर्स है। चलिए यहाँ पे हम लोग इसका डिटेल्स देखेंगे, ठीक है, टेस्ट सीरीज का, और इसका जो सोल्यूशन है वो भी देखेंगे। किसी नागरिक की नागरिकता तब समाप्त हो जाती है यदि वह लगातार 5 वर्ष से समान रूप से भारत से बाहर निवास करता है, वह भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करता है। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्षों के दौरान नागरिक को किसी भी देश में 2 वर्षों का कारावास हुआ हो। तो यहाँ पे जो है, अगर यदि कोई लगातार 5 वर्ष नहीं, यहाँ पे अगर यदि 7 वर्ष तक, लगातार 7 वर्ष क्या है, समान रूप से भारत से बाहर रहता है, तो उसका जो है नागरिकता खत्म हो जाता है। इसलिए गलत हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 5 वर्ष दिया है। ये सही है, वह भारत के संविधान के प्रति अनादर, अगर भारत के संविधान के प्रति अनादर करता है तो उसका जो है नागरिकता समाप्त हो जा सकती है, ठीक है, नागरिकता समाप्त हो सकती है। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान अगर यदि नागरिक जो है किसी भी देश में 2 वर्ष का कारावास हुआ है तो उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार 2 और 3 इसका सही है। पुट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना था, तो केवल 2 ही सही है, ठीक है, 2 और 3 तो केवल 2, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसकी व्याख्या भी यहाँ पे ये पीडीएफ में मैं दिया हूँ, तो यहाँ पे हम लोग अगर व्याख्या देखना चाहें यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आंसर एक्सप्लेनेशन जनरल स्टैटिक, तो यहाँ पे देख सकते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 में इस अधिनियम या इसके पूर्व संविधान द्वारा अर्जित नागरिकता समाप्त होने के 3 कारण बताए गए हैं। तो ठीक है, संविधान द्वारा अर्जित नागरिकता समाप्त होने का 3 कारण था। एक तो स्वेच्छा द्वारा, ठीक है, स्वैच्छिक द्वारा अगर यदि त्याग देता है, जो वयस्क सक्षम नागरिक स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा करता है। दूसरा है बर्खास्तगी के द्वारा, अगर यदि वो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी। वंचना के द्वारा, ठीक है, वंचना, तो हम लोग यहाँ पे जो है क्वेश्चन में वंचना या केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता की अनिवार्य समाप्ति है। नागरिक ने फर्जी तरीके से नागरिकता अर्जित की हो, अगर यदि वो फर्जी तरीका से नागरिकता ग्रहण किया है, ठीक है, तो उसका जो है नागरिकता समाप्त हो जाएगा। अगर भारत के संविधान के प्रति अनादर करता है, तो ये क्वेश्चन में था, इसलिए सत्य है। यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया है, तो शत्रु के साथ अगर यदि संबंध गैर कानूनी तरीके से स्थापित किया है तो भी उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी भी देश में 2 वर्ष का कारावास हुआ है, तो उसके द्वारा भी, तो ये भी कथन सही हो गया। नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों के से निवास कर रहा हो, तो क्या हो, 7, तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ था कितना, 5 वर्ष दिया था, इसलिए ये कथन गलत हो गया। तो ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 2 नंबर, मूल संरचना, ठीक है। मूल संरचना सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन 1 है और ये कथन 2 है। यह सिद्धांत सर्वप्रथम मिनर्वा मिल्स वाद में प्रस्तुत किया गया था। तो मूल ढांचा या मूल संरचना जो है, ये केशवानंद भारती मामला 1973, ठीक है, केशवानंद भारती मामला में सर्वप्रथम आया था। उसके बाद जो है यह सिद्धांत जो है मिनर्वा मिल, ये है 1980 में आया था। इस प्रकार ये जो है यहाँ पे बोल रहा है सर्वप्रथम मिनर्वा मिल, तो ये गलत हो जा रहा है क्योंकि सर्वप्रथम जो है केशवानंद भारती मामला में मूल संरचना का सिद्धांत आया था, ठीक है, या मूल ढांचा का। यह संविधान संशोधन करने की संसद की अत्यंतिक शक्ति का समर्थन करता है। तो ये जो है मूल संरचना अत्यंतिक, यानी कि अत्यंतिक नहीं, सीमित, ठीक है, संशोधन की शक्ति का समर्थन करता है, इसलिए ये भी गलत है। दोनों क्या है, गलत हो गया, क्योंकि मूल ढांचा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार इसका दोनों उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है, तो दोनों गलत है, इसलिए ना तो 1 ना ही 2। इसकी भी यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं।
यहाँ देख सकते हैं 2 नंबर का। मूल संरचना सिद्धांत की पहली बार उच्चतम न्यायालय द्वारा, चलिए यहाँ पे देखते हैं बेटर रहेगा। मूल संरचना सिद्धांत पहली बार उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती 1973 में प्रस्तुत किया गया था। तो सर्वप्रथम क्या है, केशवानंद भारती, ठीक है, वाद 1973 में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद मिनर्वा मिल, ये क्या है 1980 में मूल संरचना सिद्धांत का पुनः पुष्टि की गई थी, ना कि इसे प्रस्तुत किया गया था। इसलिए कथन एक क्या है, गलत हो गया। मूल संरचना सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति अत्यंतिक नहीं है और यह संविधान की मूल सिद्धांत है। मूल सिद्धांत यानी कि अंतर्निरपेक्षता, संघवाद, न्यायिक समीक्षा का संरक्षण करता है, इसलिए यह भी सही नहीं है। अब हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। थोड़ा सा ये जो है सॉल्यूशन भी देख रहे हैं तो थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा, उतना मैनेज कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर। हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। बोर्ड का संगठन नए हल्दी उत्पादों के अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया। तो ये जो हल्दी बोर्ड है, इसका जो गठन है हल्दी उत्पादकों के अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया। तो ये तो एकदम सही है, ठीक है। बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होगा। तो ये जो है हल्दी बोर्ड क्या है, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित होगा, तो ये भी सही है। बोर्ड का मुख्यालय केरल में स्थापित, केरल नहीं, ये तेलंगाना में स्थापित है, इसलिए गलत हो गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 1 और 2 सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे 3 नंबर का देखते हैं थोड़ा। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी क्षेत्र के समग्र विकास और वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह बोर्ड नए हल्दी उत्पादों के अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देगा और विदेशों में विपणन हेतु हल्दी से संबंधित उत्पादों के मूल्य संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करेगा, इसलिए कथन 1 सही हो गया। बोर्ड हल्दी के औषधीय एवं औषध गुणों के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा, साथ ही इसके उत्पादन में वृद्धि करने की तरीकों एवं नए बाजारों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक्स तथा आपूर्ति श्रृंखला को अधिक दक्ष बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। यह बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होगा, इसलिए कथन 2 सही है। इसका मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद, ठीक है, तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया गया है, इसलिए कथन 3 क्या है, गलत हो रहा है। कहाँ पे है, तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया गया है। अब जो है 4 नंबर देखते हैं। भारत पोर्टल, जिसका उद्देश्य प्रादेशिक अपराधों से निपटने के भारत के प्रयासों को सशक्त करना है, निम्नलिखित में से किस एक एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। तो भारत पोल पोर्टल, ठीक है, भारत पोल पोर्टल जिसका उद्देश्य प्रादेशिक अपराधों से निपटने के भारत के प्रयासों को सशक्त करना है। तो ये जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसकी व्याख्या यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो पूरा आप लोग रीड भी कर सकते हैं। हालिया संदर्भ, भारत को अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग और माध्यम से प्रादेशिक अपराधों के विरुद्ध सहायता और त्वरित कार्रवाई के लिए एक प्रसारण केंद्र है। इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा विकसित किया गया है। यह केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को इंटरपोल के साथ सरलता से जोड़ने और अपनी जांच को तीव्र करने में सक्षम बनाएगा। इसमें 5 प्रमुख विशेषता है। ये विशेषता देख सकते हैं, एकीकृत मंच, सरलीकृत अनुरोध तंत्र, त्वरित सूचना प्रसार, इंटरपोल नोटिस के उपयोग में वृद्धि, प्रभावी तरीके से ट्रैक करने में सहायता मिलेगी, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण। तो ये पूरा इसके बारे में देखना चाहिएगा, तो ये देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम 5 नंबर देखते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक के वर्गों के निम्नलिखित विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के जो विशेष अधिकारी है उसके संदर्भ में दिया गया है। या भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक
संवैधानिक पद है। तो भाषाई अल्पसंख्यक में प्रशासन के लिए जो है राष्ट्रपति द्वारा एक अधिकारी का नियुक्त किया जाता है, तो ये सही है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक संवैधानिक पद है, तो ये सही है। या संविधान के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षा उपाय से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण कर सकता है। तो ये क्या है, भाषाई से तो रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन धार्मिक नहीं, इसलिए क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे धार्मिक दिया है, धार्मिक से रिलेटेड नहीं, क्योंकि भाषाई अल्पसंख्यक से रिलेटेड। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो केवल एक सही है। ठीक है, 5 नंबर। यहाँ पे इसकी व्याख्या है, ये देख सकते हैं। सॉरी, मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953-55 ने इस संबंध में एक अनुशंसा की। तदनुसार 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार संविधान के भाग 17वें में अनुच्छेद 350 भी जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में निम्नलिखित उपबंध शामिल है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, इसलिए कथन एक क्या है, सही है। संविधान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों, जिसमें क्या है, धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए नहीं, ठीक है, जो धार्मिक अल्पसंख्यक है उसके लिए नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए उपबंधित रक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण करना विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा, इसलिए कथन 2 जो है गलत हो गया। ठीक है, वह राष्ट्रपति को ऐसे सभी मामलों पर रिपोर्ट करेगा जो राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सकते हैं। राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिबंधों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं और संबंधित राज्य या संघों क्षेत्रों की सरकार को भिजवाते हैं। तो ये हो गया। अब 6 नंबर देखते हैं हम लोग। भारत के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो महाधिवक्ता से रिलेटेड है, ये कथन 1 है और ये कथन 2 है। भारत के महाधिवक्ता का पद एक संवैधानिक पद है। भारत का महाधिवक्ता का जो पद है वो संवैधानिक नहीं वैधानिक पद है। ठीक है, ये क्या है, महान्यायाधीश के लिए संवैधानिक पद है। तो इस प्रकार ये कथन एक गलत हो जा रहा है। महाधिवक्ता और महान्यायाधीश दोनों संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। महान्यायाधीश ले सकता है लेकिन इसकी भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, इस प्रकार ये भी गलत हो गया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो दोनों गलत है, इसलिए ना तो 1 ना ही 2। 6 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, भारत के महाधिवक्ता का पद एक संवैधानिक पद नहीं है, यह एक वैधानिक पद है। महान्यायाधीश को विधिक कर्तव्यों के निर्वहन में सहयोग करने के लिए सृजित किया गया है। ठीक है, क्या गया है, महान्यायाधीश को विधिक कर्तव्यों के निर्वहन में सहयोग करने के लिए। संविधान के अनुच्छेद 76 में केवल महान्यायाधीश का उल्लेख किया गया है, महाधिवक्ता का नहीं। भारत के महान्यायाधीश को संविधान के अनुच्छेद 88 के तहत संसदीय कार्यवाही में भाग लेने और उपस्थित होने का अधिकार है, किंतु मताधिकार नहीं है। तो महान्यायाधीश भी उसमें उपस्थित हो सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मताधिकार नहीं दे सकता है। यद्यपि संविधान महाधिवक्ता को संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का विशेष अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो महाधिवक्ता क्या है, इसमें भाग नहीं ले सकते, इसलिए कथन 2 गलत हो गया। 7 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 जो है, उद्देशिका प्रकृति में न्यायिक है। उद्देशिका जो है प्रकृति में न्यायिक नहीं गैर न्यायिक है। उद्देशिका संविधान का एक भाग है, ये सही है, ये एक भाग है। इस प्रकार इसमें पूछा गया है कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है, दोनों सही हो गए, इसी प्रकार ये गलत हो गया। दोनों सही है, दोनों तो सही नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, ये गलत है। कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। कथन 2 सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है व्याख्या नहीं देख रहे हैं, ये व्याख्या भी यहाँ पे किया गया है लेकिन वो नहीं देख रहे हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फिर चलिए 7 नंबर सारा देख रहे हैं, तो वो भी हम लोग थोड़ा सा देख ही लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, उद्देशिका में संविधान के आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, नैतिक एवं धार्मिक मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसमें संविधान सभा की महान एवं आदर्श सोच समाहित है। इसके अतिरिक्त यह संविधान के संस्थापकों के स्वप्न और अभिलाषाओं को प्रतिबिंबित करता है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। उद्देशिका क्या है, संविधान का एक भाग है। न्यायालय ने यह भी
माना कि उद्देशिका अत्यंत महत्वपूर्ण और संविधान का अध्ययन और निर्वाचन उद्देशिका में व्यक्त महान एवं आदर्श दृष्टिकोण के आलोक में किया जाना चाहिए। LIC ऑफ इंडिया वाद 1995 में भी उच्चतम न्यायालय ने पुनः इस बात की पुष्टि की उद्देशिका संविधान का एक आंतरिक भाग है, इसलिए कथन 2 गया है, सही है। यह कहने के बाद उद्देशिका ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है, यह गैर न्यायिक है। ठीक है, इसलिए कथन 1 जो है गलत हो जा रहा है। आप देखते हैं हम लोग 8 नंबर वित्त आयोग से रिलेटेड। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 6वें वर्ष पर किया जाता है। यह क्या है, अर्ध न्यायिक निकाय तो है लेकिन 6वें नहीं, कितने, प्रत्येक 5 वर्ष में क्या है, इसका गठन किया जाता है और राष्ट्रपति चाहे तो उससे पहले भी 5 वर्ष से पहले भी कर सकता है। इस प्रकार ये गलत हो गया। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका अध्यक्ष जो है, जो होगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों से कर सकता है। जो इसका अनुभवी व्यक्ति होगा उसको नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार ये सही है। इसकी अनुशंसा केवल सलाहकारी प्रकृति होता है, ये केवल सलाह दे सकता है, बाध्यकारी नहीं होता है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही है, तो केवल 2-3 है सही, इसलिए केवल 2, कितने, 2 सही है। 8 नंबर, इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं जल्दी से। संविधान के अनुच्छेद 280 में भारत में राज्यों से संघवाद के संतुलन के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यह एक न्यायिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष, ठीक है, कितना, प्रत्येक 5वें वर्ष में, प्रत्येक 5वें वर्ष पर या पूर्वोत्तर समय पर, जिसे वह आवश्यक समझे। ठीक है, 5वें वर्ष या पूर्वोत्तर समय में भी कर सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 280 आयोग की संरचना निर्धारित करता है। इसमें प्रावधान किया गया है कि आयोग में एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य होंगे जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। वे राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेंगे, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। 1951 के तहत संसद आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता जो होगा निर्दिष्ट करती है। अधिनियम के अनुसार आयोग के अध्यक्ष का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाएगा जिन्हें लोक कार्यों में अनुभव प्राप्त होगा। क्या है, जिन्हें लोक कार्यों में अनुभव प्राप्त होगा। तीनों अंगों से कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका से किया जा सकता है, इसलिए कथन 2 जो है सही है। यहाँ पे देख सकते हैं मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PV राजमनार 4थे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। कथन 3 भी सही है। यद्यपि आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है किंतु इसकी अनुशंसा सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। चलिए अब हम लोग 9 नंबर देखते हैं। ये भी हम लोग का क्या है, करंट से है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका नोरोवायरस के मामले में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। नोरोवायरस प्रसारित होता है दूषित भोजन या जल किसे होता है, मलमूत्र, केवल अरुल से, संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने जैसे, हाथ मिलाना आदि से, तो इसे भी होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर, तीनों से फैलता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, दूषित भोजन या जल के सेवन से, मलमूत्र, ठीक है, फेकल अरुल से होता है, संक्रमित व्यक्तियों के सीधे संपर्क में आने से भी होता है, जैसे हाथ मिलाना। तो इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये सारे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो है 60 डिग्री से उच्च, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में भी जीवित रह सकते हैं। यह मुख्यतः मलाशय मुख फेकल ओरल मार्ग प्रसारित होता है, चाहे वह संक्रमित भोजन या जल के सेवन से हो या सीधे व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क हो, इसलिए क्या है, सभी विकल्प सही है। यहाँ पे देख सकते हैं इमेज के थ्रू से, ठीक है, प्रोवाइडिंग केयर के द्वारा होता है, टचिंग माउथ के द्वारा होता है, हैंडशेक से होता है, चेंजिंग डायपर से होता है, ठीक है, यू बिकम इल विद नोरोवायरस, यहाँ पे देख सकते हैं, टचिंग कॉन्टेमेंट से होता है। तो ये हम लोग देख लिए। 10 नंबर देखते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। बालों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों में असमानताओं को कम करना, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की
रक्षा करना। उपयुक्त में से कितने निर्देशक तत्वों को संविधान में 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 44वें संशोधन द्वारा बोल गया है, तो ये तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा पालकों को, ठीक है, 1976 में आर्टिकल 39 में ये जोड़ा गया है, आर्टिकल 39। इस प्रकार ये 44वें नहीं 42वें। आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों 1978 में, ठीक है, ये 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, इसलिए 2 सही है। ये भी 39 क्या है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये भी जोड़ा गया है। ये 48 आर्टिकल 48 बी, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो केवल एक ए नंबर इसका सही आंसर हो गया। 10 का कितना, 10 का ए नंबर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है, परिप्रेक्षा, प्रयत्न को वापस बुलाना, पहल, जनमत संग्रह। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो 4 साधन होते हैं, ये चारों ही होते हैं, ठीक है। रेफरेंडम, ठीक है, प्रयत्न को वापस बुलाना, पहल, जनमत संग्रह। तो यहाँ पे पूछा गया है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चयन करें। तो सभी होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। व्याख्या देखना है तो यहाँ पे इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। ग्यारह नंबर, लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड में देखा गया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य साधन है, अर्थात परिप्रेक्षा, पहल, प्रयासी को वापस बुलाना और जनमत संग्रह। तो परिप्रेक्षा क्या है? एक प्रक्रिया जिसके तहत प्रस्तावित कानून को सीधे मतदाताओं के समक्ष मतदान के माध्यम से स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाना। तो एक प्रक्रिया है जिसके तहत क्या है, प्रस्तावित कानून को सीधे मतदाताओं के समक्ष मतदान के माध्यम से स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। पहल क्या है? एक ऐसा विधि है जिसके माध्यम से लोग विधानमंडल के समक्ष अधिनियमन हेतु विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रत्यावर्तन या प्रयासी को वापस बुलाना, एक ऐसी विधि जिसके माध्यम से मतदाता किसी प्रतिनिधि या अधिकारी को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही उनके कर्तव्यों का सही निर्वहन न करने पर पद से हटा सकता है। तो अगर यदि प्रयासी सही जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो उसको हटा सकते हैं उससे पहले ही। तो ये क्या है? प्रत्यावर्तन है। जनमत संग्रह या किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर जनता की राय प्राप्त करने की विधि है। इसका उपयोग समानता क्षेत्रीय विवादों का समाधान करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या है? डी है। ठीक है, तो 11 हो गया। 12 नंबर देखते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। लिखित संविधान, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन, एकीकृत न्यायपालिका, लचीला संविधान। उपयुक्त में से कौन सा ऐसी संविधान की संघीय विशेषता है? संघीय विशेषता है तो यहाँ पे देख सकते हैं संघीय विशेषता में लिखित संविधान हो सकता है, तो सही है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, इसको क्या है, शक्ति का विभाजन किया जा सकता है, तो ये भी हो सकता है। एकीकृत न्यायपालिका नहीं हो सकता है, ठीक है, ये गलत है। लचीलापन नहीं, कठोर संविधान होता है। तो इस प्रकार इसमें जो है 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 सी नंबर, इसलिए इसका सही आंसर सी हो गया। ये रहा 12 नंबर का व्याख्या देख सकते हैं। दोहरी नागरिकता संघीय व्यवस्था की अनिवार्य विशेषता है। भारत जैसे कुछ संघीय देशों में एकल नागरिकता है। संघीय व्यवस्था की आवश्यक विशेषता है द्विस्तरीय राजनीतिक व्यवस्था, राष्ट्रीय स्तर और क्षेत्रीय स्तर। लिखित संविधान होना चाहिए, इसलिए कथन 1 सही है। कठोर संविधान, तो कठोर संविधान लचीलापन दिया इसलिए गलत हो गया। संविधान की सर्वोच्चता होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका, तो एकीकृत न्यायपालिका नहीं, क्या होना चाहिए? स्वतंत्र न्यायपालिका होने के द्विसदनीय विधायिका, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन, इसलिए सही है। 13 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया है? तो पोर्टफोलियो, ठीक है, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों
भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1909। तो यहाँ पे जो है पोर्टफोलियो प्रणाली, ये जो है भारत परिषद अधिनियम 1861, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे इसको जो क्या दिया हुआ है या अच्छा से रीड कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जो और कुछ यहाँ पे इसका जो है, यहाँ पे इसकी व्याख्या है 13 का, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो रहा है, बी हो रहा है। अब हम देखते हैं 13 नंबर, 13 हो गया। 14 नंबर, भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के संविधान का जो संशोधन प्रक्रिया है उससे रिलेटेड है। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के किसी निजी सदस्य द्वारा पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता। निजी सदस्य यानी कि वैसे संसद जो मंत्री नहीं है उसके द्वारा क्या है, भारतीय संविधान का जो संशोधन प्रक्रिया है वो विचार नहीं ला सकता है, बोल रहा है। तो ये गलत है, क्योंकि जो है संसद मंत्री हो या नहीं हो दोनों ला सकता है, यानी कि निजी सदस्य भी ला सकता है, इसलिए कथन क्या हो गया, गलत हो सकता है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधनों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। ये सही है, ठीक है। क्या है, मूल अधिकार के संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। तो उपयुक्त में से कौन से सही है, तो केवल 2 सही है। 14 का यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं। तो यहाँ पे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि संविधान संशोधन विधेयक कौन पूरा स्थापित कर सकता है। किसी निजी सदस्य, कोई भी संसद सदस्य जो मंत्री नहीं है द्वारा भी विधेयक पूरा स्थापित किया जा सकता है, इसलिए कथन एक क्या है, गलत हो गया। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के अनुसार अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में किए गए संशोधनों को अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं माना जाता है। इस प्रकार मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो अनुच्छेद 13 के अनुसार नहीं दी जा सकती थी, बोल रहा है। हालांकि संवैधानिक संशोधन केशवानंद भारती, तो देख सकते हैं केशवानंद भारतीवाद 1973 में निर्धारित मूल संरचना सिद्धांत का अधीन है। तो मूल संरचना सिद्धांत, तो मूल ढांचा को नहीं बदला जा सकता, उसके आधार पर क्या है, चुनौती दिया जा सकता है, इसलिए कथन 2 क्या है, सही हो गया। 15 नंबर देखते हैं, करंट से रिलेटेड है। हाल ही में मराठी भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। मराठी के अतिरिक्त निम्नलिखित भाषाओं के समूह में से विशेष शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, पाली, कश्मीरी प्राकृतिक असमिया, हिंदी, पंजाबी प्राकृतिक असमिया, बंगाली, गुजराती, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़। तो यहाँ पे जो है कश्मीरी को नहीं प्राप्त है, यहाँ पे पंजाबी को नहीं प्राप्त है, ठीक है, कन्नड़। इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं तमिल, संस्कृत, कन्नड़ और पाली। पाली को जो है इसके साथ है, ठीक है, जो है पहले नहीं था, तो अब क्या है, जब मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया उसके साथ क्या है, उसके साथ ही क्या है, पाली भाषा, पाली प्राकृतिक बंगला, ठीक है, बंगाली, इसको भी क्या किया गया है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 15 नंबर में, मराठी भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। या महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा है, गोवा राज्य की अतिरिक्त आधिकारिक भाषा है, या 12 अनुसूचित भाषाओं में से एक है, यह भाषा महाराष्ट्र की प्राकृतिक भाषा से विकसित हुई है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाले अन्य 6 भारतीय भाषाएं, अर्थात तमिल को 2004 में, संस्कृत 2005, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 और उड़िया को 2014 में, इसमें क्या है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। हाल ही में मराठी के अतिरिक्त, ठीक है, मराठी के साथ क्या है, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली, ये भाषाओं को भी क्या है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान हेतु स्वीकृति दी गई है, इसलिए एक कथन एक सही है, ठीक है। कथन एक में पाली है तो इसलिए ये भी सही है। तो चलिए क्या कहते हैं हम लोग 16 नंबर देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के लिए
उपयोगी रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय संघ के अधिकृतों को उन नए सामाजिक आर्थिक मूल सिद्धांतों का स्मरण कराते हैं जो संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े हैं। ये विधि की संवैधानिक वैधता निर्धारित करने में न्यायालयों की सहायता करते हैं। ये सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक विचारधारा से परे एक साझा राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में कार्य करते हैं। तो देख लीजिए, नीति निर्देशक तत्व जो है भारत के संघ के अधिकृतों को उन नए सामाजिक आर्थिक मूल सिद्धांतों का स्मरण कराते हैं, इसलिए क्या है, सही है। संवैधानिक वैधता निर्धारित करने में न्यायालयों की सहायता करते हैं, तो ये भी सही है। सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक विचारधारा से परे साझा राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में, तो ये भी सही है। तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या है, सही उत्तर बोला है तो 1 2 3 सही है। इसकी व्याख्या यहाँ पे है, ये देख सकते हैं। यद्यपि राज्य की नीति निर्देशक तत्व ना तो कोई विधिक अधिकार प्रदान करता है और ना ही कोई विधिक उपचार प्रदान करते हैं, फिर भी वे निम्नलिखित तरीकों से महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। ये अनुदेशों की तरह है, या ये भारतीय संघ के अधिकृतों को संबंधित सामान्य संस्तुतियां हैं। उन्हें उस सामाजिक एवं आर्थिक मूल सिद्धांतों का स्मरण कराते हैं जिसकी प्राप्ति संविधान का लक्ष्य है। ये न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। ये न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में सहायता करते हैं, जो कि विधि की संवैधानिक वैधता के निर्धारण वाली शक्ति है। इस प्रकार ये क्या है, तीनों सही है। ठीक है, बाकी यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी आप देख लीजिएगा। ये 16 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से 1949 के हस्ताक्षरित संविधान की मूल उद्देशिका में शामिल नहीं था? तो मूल उद्देशिका में गणतंत्र, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, तो ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 चीज शामिल नहीं था, इसलिए यहाँ पे 2 दिया है, 3 और 4। तो ये 3 और सही उत्तर का चयन करें तो 3 और 4 सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर यहाँ देख सकते हैं, जब संविधान में उद्देशिका शामिल की गई थी तब इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष पद शामिल नहीं थे तथा अभी तक उद्देशिका में सिर्फ एक बार 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया है। इसके द्वारा उद्देशिका में 3 नए पद, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन में उद्देशिका में ये 3 पद जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 18 नंबर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो संविधान सभा की एक महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति था, ठीक है, जिसका अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, जेबी कृपलानी, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, टी कृष्णमाचारी। तो इसका जो है जेबी कृपलानी जो है इसकी सदस्य नहीं थी प्रारूप समिति की। यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन उसके सदस्य थे, ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्य। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे, एन. गोपाल स्वामी अयंगार 7 सदस्य थे, ठीक है, अलादी कृष्ण स्वामी, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन. माधवन राव, टी कृष्ण। तो जेबी कृपलानी क्या है, इसके सदस्य नहीं थे, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जेबी कृपलानी इसका सही आंसर हो गया। इसलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चतुर्पक्षीय सुरक्षा वार्ता क्वाड समूह ने अपने सहयोग की 20वीं वर्षगांठ मनाई। निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन से क्वाड समूह के सदस्य थे? तो क्वाड समूह में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, तो ये बी नंबर में दिखाई दे रहा है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इसलिए इसका सही आंसर बी हो गया। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित होता है, तो सशस्त्र विधियों में नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है,
युद्ध की स्थिति में होता है, जब बाहरी युद्ध होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आर्टिकल 19 के तहत जो 6 स्वतंत्रता अधिकार है वो निलंबित हो जाते हैं, स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो है गलत हो गया, क्योंकि सशस्त्र विधियों में आर्टिकल 19 की जो 6 स्वतंत्रता अधिकार है वो समाप्त नहीं होता है। राष्ट्रपति कुछ मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये सही है, तो केवल 2 सही है, इसलिए इसका सही आंसर 2 हो गया। देख सकते हैं अनुच्छेद 358 और 359 राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकारों पर प्रभाव वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर निलंबन। 358 के अनुसार जब राष्ट्रपति आपात की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इनके निलंबन के लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं है। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 358 के संभावना पर 2 प्रकार के प्रतिबंध लगा सकता है। पहला, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है, ना कि सशस्त्र विद्रोह के आधार। इसलिए कथन एक क्या है, गलत हो गया। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने की अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। इस प्रकार कथन तो सही और है। तो हम लोग क्या है 20 नंबर तक हम लोग देख लिए टेस्ट का, ठीक है। बाकी जो है नेक्स्ट में फिर 20 बनेगा। इस प्रकार 20-20 करके अपलोड किया जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर सेकेंड टेस्ट जो है टेस्ट नंबर 2, ये भी क्या है पॉलिटी से है। उसके बाद टेस्ट 3 क्या है, ज्योग्राफी से है। टेस्ट 4 भी क्या है, ज्योग्राफी से है। उसके बाद हिस्ट्री से है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। इसका अभी तक इसका जो है विजन है, इस पे 6 टेस्ट आ चुके हैं, तो ये 6 हम लोग फटाफट ये करेंगे। तो अगर यदि आप ये अच्छा से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्वेश्चन कितना हो पा रहा है वो देखना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अपनी कितना तैयारी किस प्रकार हो रहा है वो जांच कर सकते हैं। चलिए फिर हम इसकी नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं।